जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पर्यावरण अध्ययन का ये अगला पार्ट जिसमें हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो ईवीएस है आपके केवीएस एग्जाम के साथ साथ आपके जो सीटेट एग्जाम है, यूपी टेट और सुपर टेट एग्जाम में जो ईवीएस आनी है उसमें भी ये समान रूप से ये आपके काम में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि किस पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है। इन विच प्लांट डज फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन द स्टेम। इस बार जो इस वीडियो में ना आपका क्वेश्चंस का लेवल जो है वो एक स्टैंडर्ड लेवल है, तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे आपके में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण स्टेम में किस में होता है। डेजर्ट ओक में, ऑर्किड में, कैक्टस में, सिंकोना में। जिसका जो सही आंसर है वो है कैक्टस। आपको पता है कैक्टस का जो पौधा होता है, प्लांट होता है, उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं और पत्तियां जो है कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसीलिए जो क्लोरोफिल है, आपका जो क्लोरोफिल है वो स्टेम में पाया जाता है और इसीलिए जो पूरी तरह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो इसके तने के भाग में होती है। आइए इसको पिक्चर के द्वारा समझते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक कैक्टस का पौधा है जिसे आप नागफनी भी कहते हैं और इसमें जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कांटे के रूप में निकली हुई हैं, ये जो है आपको जानवरों से बचाने का भी काम करती हैं। और ये जो है आपका स्टेम पार्ट है, इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस में पूरी भूमिका, मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कैक्टस। जो कैक्टस पौधा होता है उसमें क्या करता है, तना जो है फोटोसिंथेसिस की भूमिका निभाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। इसी में एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये जो डेजर्ट ओक होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो डेजर्ट ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। ये लगभग 10 फीट जो है इसकी लंबाई होती है। पत्ते बहुत कम होते हैं और जल जो है, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये इसकी एक विशेषता है। इसका जल जो है पीने के लिए लोग यूज़ करते हैं, एक पाइप के द्वारा इसके जल को पीते हैं वहाँ के लोग। तो ये क्या था, आपका डेजर्ट ओक है और समझ गए होंगे आप, डेजर्ट एरिया में जो है ये उगता है। अब बात करें यदि आर्किड की, तो आर्किड है दुनिया भर में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ ये पाया जाता है। और ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। बहुत सुंदर ये पेड़ होता है और इसके फूल जो हैं और इसका मेडिसिन यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इसका भी नाम आता है कई बार। अब बात करें सिनकोना की, तो सिनकोना का आपने नाम सुना होगा। जो सिनकोना है वो मलेरिया की जो दवा बनती है, आपको पता होगा, वो सिनकोना की छाल जो होती है, सिनकोना पेड़ की बार्क जो होती है, उससे ये बनाई जाती है। तो आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका है कि जो मलेरिया दूर करने के लिए जिस पेड़ की छाल का यूज़ करते हैं वो कौन सा पेड़ है, वो है आपका सिनकोना पेड़ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कि किस विकल्प में पृथ्वी की सतह का पर कुल पानी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ सरफेस। जो अर्थ की सरफेस का पानी है उसमें सबसे अधिक जो है वो आइस केप्स कहलाता है। आइस केप्स कहलाता है, जिसे आप ग्लेशियर कह सकते हैं आपके अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। तो जहाँ जहाँ भी ये जो ग्लेशियर हैं आपके, हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में, आप अंटार्कटिका में क्षेत्र में, तो ये जो सबसे ज़्यादा पानी है ग्लेशियर के फॉर्म में या आइस कैप्स के फॉर्म में वो रहता है। अब पृथ्वी की सतह पर जो सरफेस पर जो पीने योग्य पानी है उसका यदि रेशियो हम देखें, परसेंटेज देखें, तो उसमें से लगभग ये जो 68% है ये आपका ग्लेशियर के फॉर्म में रहता है। आपका 30% जो भूमिगत जल है, आप जो नलों के द्वारा, कुएं, ट्यूबवेल, उसके द्वारा जो निकालते हैं। और अन्य जो है आपका 0.3% झील, तालाब, नदियों, इनमें पाया जाता है। और बाकी जो 0.9% आपकी मिट्टी की नमी हो गई, आपकी एटमॉस्फेयर में आपके मॉइस्चर रहता है, वो सब मिलाकर आपका 100% जो पीने योग्य पानी है उनका मैंने अभी परसेंटेज डिवाइड किया है। वहीं बात करें कि जो आपका खारा पानी, मतलब जो पी नहीं सकते,
और एक मीठा पानी जो हम पी सकते हैं, तो उसका यदि रेशियो देखें तो 97% जो है ये आपका खारा पानी है पृथ्वी पर, और मीठे पानी की बात करें तो ये 2.5% है। और इसी 2.5% को ये मैंने अभी यहाँ पे डिराइव किया है ग्लेशियर में, आपके भूमिगत जल में, और बाकी झीलें, नदियाँ, तालाब में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे कम मात्रा में है आपकी, जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, वो कौन सी है? तो वो गैस जो है आपकी आर्गन गैस है। आप इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे, इसको नोबल गैस भी माना जाता है यदि आपने पढ़ी होगी पीरियोडिक टेबल। तो आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो हैं आपकी समूह 18 में आपकी नोबल गैसेस मानी जाती हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, हर बार ही पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चंस। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन से दिए गए विकल्पों में से? अब यदि आता कि नॉर्मल पूछते तो उसका दूसरा आंसर हो जाता, हमें दिए गए विकल्पों में से बताना है। तो माउंट एवरेस्ट जो है आपकी नेपाल में है, भारत में नहीं है। आपकी जो मकालू है वो भारत में नहीं है, आपकी चाइना नेपाल बॉर्डर में ये जो है आती है, चाइना नेपाल में। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है नंगा पर्वत। अब इसको मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप देख पाएँ तो ये हाथ से बनाया हुआ मैप है। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिमालय से रिलेटेड, तो मैं 3 क्वेश्चन पहले फॉर्मेट करके बताता हूँ। कि पहला आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। दूसरा क्वेश्चन फ्रेम आ जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। और तीसरा क्वेश्चन ये फ्रेम होके आता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। देखिए लग रहा होगा बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन इनके तीनों के अलग ही अलग आंसर हैं। तो यदि पहले बात करते हैं हिमालय की, देखिए ये हिमालय है, ये पूरा हिमालय नेपाल, चाइना, इधर पाकिस्तान से होता हुआ पूरा आपके नॉर्थ ईस्ट में होता हुआ जा रहा है आपका। तो आपको पता ये जो माउंट एवरेस्ट है आपकी, तो हिमालय में है, आपको पता है। ये जो ये वाला पार्ट है आपका, ये ट्रांस हिमालय में आता है, जो कि पार हिमालय। तो इसे हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं। हिमालय का पार्ट हम बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु या शिवालिक ये मानते हैं हम। तो बात करें यदि माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पीक है ये। तो ये आपका दूसरा क्लियर हो गया आपका ऑप्शन। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। तो ये जो है माउंट एवरेस्ट है आपकी, ये हो गया। अब देखिए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो ये जो भारत है आप देख पा रहे हैं, इसमें जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन जो है, गॉडविन ऑस्टिन जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांस हिमालय में आता है। तो यदि आए क्वेश्चन की भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आपकी K2 हो जाएगी। K2 का दूसरा नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन हो गई। ये पहला क्लियर हो गया। अब तीसरा प्रश्न आता है कि भारत में हिमालय। देखिए K2 जो है ये भारत में है लेकिन हिमालय में नहीं है। ये जो है भारत में नहीं, ये हिमालय में है लेकिन भारत में नहीं है, माउंट एवरेस्ट। अब तीसरी देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कंचनजंगा। आप देखिए कंचनजंगा जो है, ये जो चोटी है, ये इसकी जो ऊंचाई है आपकी 8586 मीटर है। तो ये जो है आपकी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और यहीं पर एक और पूछा जाता है कि जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनाईमुदी है, कार्डमम पहाड़ियों में पाई जाती है, ये जो रहती है। तो ये आपके 3 या 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपके क्लियर करे हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं यदि आपने ठीक से नहीं देखा है यदि मैप में, तो गलती होने की बहुत सारी संभावना रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मेलित है, इनकरेक्टली मैच्ड है। तो ये इसमें आप देख सकते हैं लोक नृत्य हैं और उनका स्टेट है, जो पर्टिकुलर स्टेट है। चेराव जो लोक नृत्य है मिजोरम में है, ये तो ठीक है। रऊप जो है जम्मू कश्मीर में है। लावणी जो है महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जो गलत हो गया आपका, भरतनाट्यम जो है कर्नाटक का नहीं है, ये आप इसकी उत्पत्ति जो है आपकी तमिलनाडु वाले क्षेत्र से होती है। मैंने पुरानी वीडियोस में आपसे ये भी कहा था कि आप इसको ज़रूर बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि कल्चर वाला पोर्शन है वो ईवीएस में ज़रूर वो मेंशन करते हैं, ज़रूर रखते हैं। चाहे वो शास्त्रीय नृत्य हो, और चाहे वो कोई त्यौहार हो, और चाहे कोई आपके दिवस हो सकते हैं, क्या कोई फूड हो सकते हैं लोकल का जो किसी स्टेट से बिलोंग करता हो।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लौह और इस्पात उद्योग कहाँ स्थित हैं? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी कहाँ हैं? आपके ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर में और दुर्गापुर में। तो यदि आपको पता होगा कि जमशेदपुर में जो टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को जो है, और आपकी जो एक दुर्गापुर में स्टील कंपनी है पश्चिम बंगाल में है, और जमशेदपुर आपकी झारखंड में है, तो ये स्टील कंपनियां हमारी इधर स्थित हैं, इस स्टेट में आपकी झारखंड में, और दूसरा पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए एक समझौता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, एक समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था आपका? ये आपका 19 और 97 में ये हुआ था आपका क्योटो में। ये जो है जापान का एक शहर है, वहाँ एक समझौता हुआ था जिसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। मैं एक बार बता दूं ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो एक प्रकार से वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब होता है एक पृथ्वी का, वार्मिंग मतलब गर्म होना। वो कैसे गर्म होगी? पोल्यूशन से होगी और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से होगी, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो। इन सब गैसों से वो क्या है, हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं, और उसी के थ्रू जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और इसी को कम करने के लिए, इसी के लिए क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौता किया गया था। यहीं पर और यदि बात करें कि एक जो है हमारा एक मॉन्ट्रियल, यदि आपने पढ़ा होगा तो मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल है। ये एक ओजोन परत के लिए, ओजोन लेयर के लिए ये जो है ये हुआ था, 197 देशों के लिए हुआ था ये प्रोटोकॉल। तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। और यदि बात करें तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन और पेरिस समझौता, तो पेरिस का भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है कि पेरिस जो मीटिंग हुई थी, समझौता हुआ था, एग्रीमेंट, वो हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर के या जलवायु परिवर्तन को लेकर के हुआ था। और इसमें जो है 2015 को अपनाया गया था पेरिस में COP21 जो है, और 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ था। ये वाला जो समझौता 2016 से लागू हो गया था, और इसके तहत जलवायु परिवर्तन के लिए कई देशों द्वारा ये कदम उठाए जाने थे इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो पेरिस समझौते के तहत। आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो घास के मैदान जरूर आप याद कर लीजिएगा, कई बार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जो पंपास घास के मैदान है वो है अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यदि हम पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो अर्जेंटीना देश है साउथ अमेरिका का, इसमें कहाँ कौन से हैं पंपास घास के मैदान है। यहीं वेल्ड घास के मैदान की बात करें तो ये है आपके साउथ अफ्रीका में है। स्टेपीज जो है ये आपके रूस में है। ये जो घास के मैदान हैं ये आप देख सकते हैं यूरेशिया वाले प्लेट में है, यूरोप और एशिया जहाँ पर मिलते हैं। और यदि डाउन से देख लें तो आप डाउन से रिलेट कर सकते हैं, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्रेरी जो है आपके नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में घास के मैदान है। लानोस भी है, ये भी साउथ अमेरिका। सेल्वास जो है, कंपास है, ये जो सारे आपके साउथ अमेरिका वाले पार्ट में पाए जाते हैं। यहीं पर ये जो सवाना भी आता है, सवाना जो है यदि आए घास का मैदान तो आप क्या लगाएंगे? अफ्रीका में। आप देख सकते हैं ये जो कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और वेल्ट्स तो आपने देख लिया, वेल्ट्स क्या है आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। और कुल मिला के यही जो घास के मैदान आपके जनरली पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि जनरली पूछ लिए जाते हैं और कन्फ्यूज़न होने के कारण आपसे गलत हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखते हैं कि बर्फ जो पानी पर क्यों तैरती है? अब कोई चीज़ क्यों तैरेगी? आपने देखा होगा आर्किमिडीज के लॉ पूछे, जो आर्किमिडीज के लॉ पढ़े होंगे आपने, आर्किमिडीज के, कि जो पानी पे कोई चीज़ कब तैरती है, कब वो डूब जाती है, ये जो पढ़ा होगा। इसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। तो जो बर्फ का घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, और एक और पार्ट इसका 1/10 पार्ट इसका ऊपर रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर रहता है, 9 पार्ट उसका अंदर रहता है पानी के, और एक पार्ट यदि 10 पार्ट में डिवाइड करें तो 1/10 पार्ट जो है पानी के ऊपर रहता है। आगे बढ़ते हैं। भिलई छत्तीसगढ़ जो है स्थान किस उत्पाद के लिए? अभी मैंने बताया है भिलई में जो है ये आपका स्टील जो है प्लांट आपका फेमस है, इसलिए ये जो है भिलई, आपका जो भिलई कहाँ पर है? भिलई छत्तीसगढ़ में है आपका। आगे देखते हैं,
कौन सा भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा। छठ पूजा आप जानते होंगे बिहार में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। सबसे ज़्यादा तो इंडिया में बिहार में ही मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। किस देवता को समर्पित है, तो किस भगवान की पूजा की जाती है उसमें, भगवान सूर्य की, सन भगवान की पूजा करी जाती है, तो सूर्य इसके लिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। डोंगा क्या है, डोंगा जो है हो सकता है आपने नहीं सुना हो, ये जो एक घर होता है रेगुलर हाउस, बट ये फ्लोटिंग तैरता हुआ घर कहता है इसको, बोट हाउस भी कह सकते हैं। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित घर लेकिन तैरता हुआ। इसको यदि मैं पिक्चर के थ्रू आपको शो करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं ये जो एक घर बना हुआ है ये तैरता हुआ घर है, इसको कहीं भी आप ले जा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम डोंगा कहेंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर हाउस है रहने के लिए और एक तैरता हुआ घर है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी गोल है वास्तव में, पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है। पता भी होगा आपको कि पृथ्वी जो है गोल है, तो ये जो उसके ऊपर सरफेस में हर जगह जो है देश जो है रह हैं सिचुएटेड हैं, स्थित हैं। यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में किन लोगों के संबंध में उल्टे खड़े हैं। यदि भारत को आप यहाँ माने तो इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कि ऐसा तो कोई मशीन बनी नहीं कि आप खोदते हुए चले जाएं, लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ हो तो आप सुरंग करें, तो आप जो इंडिया में हैं तो आप कहाँ निकलेंगे, आप अर्जेंटीना में, जो कि साउथ अमेरिका का कंट्री है, वहाँ आप निकलेंगे। तो भारत के लोग वास्तव में अर्जेंटीना के लोगों के संबंध में क्या हैं, उल्टे खड़े हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है और ये पूछा हुआ प्रश्न भी है कि जो नाइन्थ पंचवर्षीय योजना है किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1997 में ये लागू की गई थी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इस पंचवर्षीय योजना का, कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी कौन सा मॉडल था, महालनोबिस मॉडल था, है ना। तो ये जो आपके मॉडल याद कर लेने हैं पहली दूसरी तीसरी के, उनका उद्देश्य क्या है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ये जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला, भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यदि मैं और भी इसमें फैक्ट बता रहा हूं तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि संविधान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कि ड्राफ्ट कमेटी के, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन से हैं, जब पहली कमेटी मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, 9 दिसंबर में हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर में कौन हो गए रेगुलर, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहले। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा या फिर मैं ही किसी दूसरी वीडियो में चर्चा कर लूँगा। आगे देखते हैं कि होस्ट और गैप ब्रेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाई गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉल्टिंग। तो फॉल्टिंग प्रोसेस के द्वारा जो है होस्ट और गैब्रेन बनते हैं। ये होता क्या है, एक प्रकार की अर्थ में जो आपने देखा होगा पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, स्थल आकृति है। और फॉल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रकार से फॉल्टिंग का मतलब एक प्रकार से कोई फ्रैक्चर से रिलेटेड है, कोई टूटना किसी परत का। तो जब पृथ्वी की कोई जो लेयर है जब अलग हो जाती है, मान लीजिए ये जो लेयर है अलग होगी, तो जो एक पार्ट होगा वो उठ जाएगा ऊपर, और एक पार्ट क्या होगा, एक नीचे की ओर धंस जाएगा। तो ऊपर उठा हुआ जो ब्लॉक होता है उसे हॉर्स्ट कहते हैं, हॉर्स्ट। और जो नीचे जो धंस जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, ग्रेबेन कहेंगे, ग्रेबेन कहेंगे। तो ये जो है इसका प्रोसेस जो कहलाएगी वो आपकी फॉल्टिंग कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक मैंने स्टैंडर्ड थोड़ा सा रखा था, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आएंगे, हर तरह का लेवल रहता है आपके एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, और इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत करके वीडियोस ला रहे हैं, पीडीएफ बनानी पड़ती है। सो प्लीज़ आप दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टाइम टू टाइम आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और हमारी सारी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी रिवीजन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।